Allah, who is the most merciful, Muhammad, the Holy Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. Welcome again in Mujahid Knowledge Studio. I am Muhammad Mujahid Shehzad with another video session. Today's topic is food poisoning and obesity. We will talk about the definition of these two terms, the causes, sign and symptoms, treatment, and we will discuss short questions and long questions regarding to these two diseases. ओबेसिटी और फूड पॉइजनिंग है, दोनों के बारे में हम जो ये वाले कंटेंट्स मैंने मेंशन किए हैं ये देखने की कोशिश करेंगे और यही चीज़ें हम दोनों डिजीज़ के बारे में इन डिटेल देखने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले है जी फूड पॉइजनिंग. दिस टर्म इंडिकेट्स एन इलनेस फ्रॉम इनडाइजेशन ऑफ फूड कंटेनिंग टॉक्सिक सब्सटेंस. अब जो फूड पॉइजनिंग वाली कंडीशन है ये इंडिकेशन करती है कि जो आपकी जो फूड है उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से जो इंडाइजेशन होती है और इसकी वजह से इलनेस क्रिएट होती है. उस कंडीशन को जिसमें जो फूड है उसमें थोड़े से टॉक्सिक कंटेंट हों उसको हम बोलेंगे फूड पॉइजनिंग. और जो वो फूड आप खाते हैं और उसके अंदर ये टॉक्सिक सब्सटेंस आते हैं उसकी जो बेसिक रीज़न है, कॉजेज़ है, वो क्या है. अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो जो टॉक्सिन फूड के अंदर मिक्स होता है एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सैल्मोनेला या कंपाइलोबैक्टर. ये वाले जो उनसे बैक्टीरिया हैं ये फूड के कांटेक्ट में आते हैं और टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और वही टॉक्सिन वाले फूड को अगर इंजेस्ट कर लिया जाए तो उसके बाद जो कंडीशन बनेगी उसको हम बोलेंगे फूड पॉइजनिंग. अब हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया कहाँ पे होते हैं. These bacteria live in the intestine of the cattle. ये वाले जो बैक्टीरिया हैं जिनके नाम ऊपर मैंने मेंशन किए हैं, एक सैल्मोनेला है या कंपाइलोबैक्टर, ये वाले इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं कैटल की, चिकन की या डक की. और ये कैटल गाय वगैरह है, चिकन है या बतखें, इनकी जो बॉडी है, इनके बॉडी का जो मैस है वो एज अ सोर्स ऑफ फूड हम मीट के तौर पे यूज़ करते हैं और उसके बाद इनके प्रोडक्ट्स भी हम यूज़ करते हैं. तो इनकी कैटल की और चिकन और डक के इंटेस्टाइन के अंदर ये पाए जाने वाले बैक्टीरियाज हैं. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ ये है कि इनके अंदर पाए जाते हैं लेकिन इनमें कोई डिजीज़ कॉज नहीं करते, फूड पॉइजनिंग वाली कंडीशन नहीं होती. अब ये फूड पॉइजनिंग वाली कंडीशन कैसे होगी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये कैसे होगी. इन्फेक्शन इन ह्यूमन. अब ह्यूमन में इन्फेक्शन कैसे आएगा. Humans, however, may develop food poisoning if they drink milk, eat meat or eggs which are contaminated with these bacteria. अब हमने पिछली स्लाइड पे ये पढ़ा है कि ये कैटल में, चिकन में और डक में होते हैं. अगर कैटल का हम मीट यूज़ कर लें या इसका मिल्क यूज़ करें, चिकन का हम एग यूज़ कर लें या डक का एग यूज़ कर लें या इनकी बॉडी का मैस चिकन हम यूज़ कर लें जिसके अंदर ये वाले दोनों बैक्टीरिया हों, सैल्मोनेला और कंपाइलोबैक्टर, तो उसकी वजह से ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा. अब जब ह्यूमन ऐसे फूड खा लेते हैं तो क्या क्या साइन सिम्टम्स हैं, हमें कैसे आइडिया होगा कि फूड पॉइजनिंग वाली कंडीशन फॉल कर रही है. ये कुछ फूड पॉइजनिंग की साइन सिम्टम्स लिखे हुए हैं जो यहाँ पर भी मेंशन है, मैं थोड़ा सा मेंशन करता हूँ अभी. सबसे पहले तो डायरिया वाली कंडीशन हो जाएगी. जो सा बॉडी में वाटर की एब्जॉर्प्शन है वो नहीं होगी, तो वो जो वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही वो हमारी फिसिस का पार्ट बन जाएगा और जो फिसिस हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे और कंडीशन आ जाएगी डायरिया या वॉमिटिंग हो सकती है. और उसके बाद एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा, डायरिया वाली कंडीशन है या वॉमिटिंग वाली कंडीशन है और वो जस्ट टॉक्सिक की वजह से होगा जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे. अब ये जो साइन सिम्टम्स मैंने मेंशन किए हुए हैं ये खाना खाते हुए अगर 12 to 24 आवर्स हो जाएंगे तो ये साइन सिम्टम शो होना शुरू होंगे, प्रॉपर्ली नहीं होंगे. अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं जी प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया जो हम नाम लिखे हैं जिनके हमने वो कहाँ पे होते हैं, इनके अलावा और भी देख लेते हैं. इन्फेक्शन इज़ मोस्ट लाइकली इफ़ अनपेस्चराइज्ड मिल्क इज़ ड्रंक. इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा तब होंगे जब हम वो मिल्क यूज़ करें जिसके अंदर ये सैल्मोनेला और कंपाइलोबैक्टर बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं और उनको हम पेस्चराइज ना करें, हीट अप ना करें, हीटेड या बॉइल्ड मिल्क यूज़ ना करें, देन होगा. और इफ़ मीट इज़ नॉट प्रॉपरली कुक्ड, या जिस मीट के अंदर ये वाले बैक्टीरिया हैं उसको प्रॉपरली कुक्ड ना किया गया तो इन बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी, तो ये वहाँ पे पॉइजन क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग वाली कंडीशन होगी. द लिक्विड दैट एस्केप ड्यूरिंग डीफ्रॉस्टिंग फ्रोजन मीट. अब फॉर एग्जांपल ये हमने फ्रीज किया हुआ है मीट
या चिकन है, अब इसके ऊपर थोड़ी सी आइस भी होगी और अगर हम इसको फ्रीज़र से निकाल के बाहर रखें तो थोड़ा सा जो वाटर लिक्विड स्केप होता है, वाटर निकल जाए जो आइस की फॉर्म में होती है, तो उस लिक्विड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ये वाले बैक्टीरिया। जैसा कि ये लिखा हुआ है, द लिक्विड दैट escaped ड्यूरिंग डिफॉरेस्टिंग फ्रोजन मीट कंटेन सैल्मोनेला बैक्टीरिया। अभी जो ये आइस इससे अलहदा होगी चिकन से, तो जो लिक्विड बनेगा उसी के अंदर ये सैल्मोनेला बैक्टीरिया होंगे। The dishes and utensils while the meat is defrosting must not allowed to come in contact with any other food. अब फॉर एग्जांपल इस बाउल में, इस प्लेट के अंदर हमने इस जो हमारे पास चिकन है इसको डिफ्रेस्ट किया है, मतलब कि इसको यहाँ पे हमने थोड़ा सा प्रॉपरली नॉर्मल होने दिया है, तो ये वाला जो लिक्विड है वो इस प्लेट में या बाउल में आ जाएगा और इसी के अंदर ही वो बैक्टीरिया भी होंगे। अगर इसी बॉल को या इसी प्लेट को हमने ऐसा यूज़ कर लिया तो वो बैक्टीरिया कंटामिनेट कर देंगे इसके अंदर, अगर हमने कोई खाने वाली आइटम रखी उसको भी, और अगर उसको भी हम खा लेंगे तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग वाली कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा है जी फूड पॉइजनिंग के बारे में, जो सिंपल थी, ज़्यादा सीवियर नहीं थी, लेकिन अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियरिटी पे चली जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे, तो वो कंडीशन भी क्या होगी उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उस कंडीशन को हम बोलेंगे बॉटुलिज्म। अब इसकी डिफाइन हम करते हैं, अ सीवियर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग इज बॉटुलिज्म। जो फूड पॉइजनिंग की सीवियर फॉर्म है, बहुत शदीद फॉर्म है जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, उसको हम बोलेंगे बॉटुलिज्म। This is caused by toxin produced by a bacteria known as Clostridium botulinum. ये बैक्टीरिया है जिसका नाम है Clostridium botulinum। अगर ये बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करे तो उसकी वजह से जो फूड पॉइजनिंग होगी उसको हम बोलेंगे botulism. Botulism developed by the use of improperly canned or otherwise preserved food, especially meat. अब जो मीट को हमने प्रिजर्व किया है या जिस कैन में या जिस यूटेंसिल में, बर्तन में हमने इसको फ्रीज़ किया है, अगर तो हम वो मीट वैसे निकाल के यूज़ कर लें और या जो यूटेंसिल या जो सी कैन्स हैं उनको प्रॉपर्ली हम स्टेरिलाइज ना करें, वॉश ना करें, वैसे यूज़ कर लें, तो इस बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, इसका जो पॉइजन है या ये वाला जो बैक्टीरिया है खुद प्रेजेंट होगा और इसकी वजह से सीवियर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग जिसको हम बोलेंगे बॉटुलिज्म, वो होने के चांसेस हैं। अच्छा जी, इफेक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं, सिम्टम्स वो देख लेते हैं। सबसे पहला है जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर इफेक्टेड हो गया तो इसी ने तो कंट्रोल करना है हर एक चीज़ को, तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, बॉडी के ऊपर कंट्रोल गया तो कॉजिंग कार्डिक एंड रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। तो हार्ट बीट को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी कवर करता है नर्वस सिस्टम, ये दोनों सिस्टम के इनका कंट्रोल खत्म हो गया बॉडी से। द अर्ली सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर फैटीग। स्टार्ट पे क्या होगा, अगर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये वाला जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, अगर इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग है तो स्टार्ट पे कौन कौन सी चीज़ें फील होंगी, फैटीग है, डिजीनेस है, मतलब कि थकावट फील होगी, सुस्ती काहली फील होगी, डबल विजन, चीज़ें दोहरी नज़र आएंगी, हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, नेसिया एंड वॉमिटिंग, मतली या वॉमिटिंग हो जाएगी, उल्टी वाली कंडीशन हो गई या उल्टी आ जाएगी, उसके बाद डायरिया वाले भी चांसेस हैं और एब्डोमिनल पेन भी हैं। ये इनिशियल साइन सिम्टम्स हैं और अगर इसको इमीडिएटली ट्रीट ना किया जाए तो उसके बाद जो इन्फेक्शन होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियक और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, इन दोनों का बायस बनता है। सो जैसे ही ये कंडीशंस फॉल हों, आपकी बॉडी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करे, यू मस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट विद द डॉक्टर। आपने डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट करना है ताकि इसकी सिवियरिटी कंट्रोल की जा सके। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट, तो वही चीज़ें जिनकी वजह से ये होते हैं हमने उनको अपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दूर रखना है, फूड आइटम से दूर रखना है, खुद से दूर रखना है, तो वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं होंगे जिसकी वजह से बॉडी को ये कंडीशन फॉल नहीं होगी। सबसे पहले जी अवॉइड फ्रोज़न फूड, जो फ्रोज़न फूड है उससे अवॉइड करें, हेल्दी फूड को लें, अफेक्टेड फूड है उससे भी अवॉइड करें। यूज़ क्लीन्ड यूटेंसिल्स, जिन यूटेंसिल्स के अंदर ये फ्रोज़न फूड थी आइटम्स थी उनको प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज्ड करके क्लीन करके यूज़ करें। यूज़ प्रॉपर्ली मेल्टेड फ्रोज़न फूड आइटम्स, अगर आपने फ्रोज़न फूड को यूज़ करना ही है तो उसको प्रॉपरली आप मेल्ट होने दें और मेल्ट होने के बाद उसको प्रॉपरली कुकड करें और जो उनसे यूटेंसिल्स हैं उनको स्टेरिलाइज्ड कर दें, क्लीन कर दें, ताकि कोई फूड आइटम्स उनके कॉन्टैक्ट में आके आपकी बॉडी में ना चले जाए और ये फिर कंडीशन फॉल ना करे। वॉश फ्रोज़न फूड स्टफ प्रॉपरली, वो जो मैं ऊपर बात कर चुका हूँ। यूज़ प्रॉपरली कुक्ड फूड,
वो जो आपने फूड यूज़ करनी है वो प्रॉपरली कुकड हो। ऑन गेटिंग डिजीज साइंस एंड सिम्टम्स कॉन्टैक्ट विद द डॉक्टर। ये सारी की सारी एहतियातें करने के बावजूद अगर फिर भी ये कंडीशन फॉल करे तो आपका जो पहला काम है, अगर साइन सिम्टम्स ऊपर मैंने बताए उनमें कोई भी आ जाता है तो आपने डॉक्टर से रजू करना है ताकि उसका इमीडिएटली सॉल्यूशन मिल जाए और कंडीशन ज़्यादा सीवियर ना हो। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है उसको हम बोलेंगे ओबेसिटी। ये बॉडी मास इंडेक्स है, जो नॉर्मल है वो कितना होना चाहिए, बॉडी का जो आइडल वेट है और उससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा। ये भी कंडीशंस हैं, मतलब कि ये चीज़ें हैं, कुछ जेनेटिकली भी हो सकती हैं ओबेसिटी, या फूड आइटम्स हैं उसकी बेस पे भी हो सकता है, या हम अपनी डिमांड से ज़्यादा फूड ले लेंगे तो वो बॉडी के मास ज़्यादा हो जाएगा और इस कंडीशन में भी ओबेसिटी वाली कंडीशन फॉल कर सकती है। लेट्स से हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और कि ओबेसिटी क्या है। ओबेसिटी क्या है जी? इट इज़ द टर्म एम्प्लॉयड व्हेन अ पर्सन हैज़ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ द फैट ऑन द बॉडी। अब बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर फैट्स होते हैं और अगर उनकी नॉर्मल से मकदार ज़्यादा हो जाए, अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ओबेसिटी। जैसे कि ये डायग्राम में भी दिखाया गया है, नॉर्मल बॉडी का मास ये है और अगर हम ज़्यादा फैट्स लेते हैं तो वो ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारी फंक्शनैलिटी नहीं है तो बॉडी के ऊपर फैट्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और कंडीशन जो होगी उसको हम बोलेंगे ओबेसिटी। इफ़ वन ईट टू मच फूड देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स, अगर कोई अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फूड खाता है, द सरप्लस इज़ स्टोर्ड एज अ फैट टू बिकम ओवरवेट और ओबेस। तो जो अजाफी फूड होती है वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाती है और हम ओवरवेट हो जाते हैं, बॉडी का नॉर्मल वेट उससे ज़्यादा हो जाता है और उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ओबेस, मोटापा या ओबेसिटी वाली कंडीशन आ जाएगी। देयर इज़ अ फैट स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज़, स्पेशल किस्म के टिश्यूज़ हैं जिनका नाम है एडिपोज टिश्यूज़, इन्हीं के अंदर फैट स्टोर होते हैं। इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर भी हो सकते हैं, अराउंड द किडनीज, किडनीज के अराउंड भी, और अंडर द स्किन। एब्डोमेन मेनली होता है, उसके बाद किडनीज हैं और अंडर द स्किन, ये तीन साइड्स हैं जहाँ पर एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर फैट्स स्टोर हो जाते हैं और वो कंडीशन जौन सी होगी उसको हम बोलेंगे ओबेसिटी और जो पर्सन होगा उसको हम बोलेंगे ओबेस। चलिए नेक्स्ट जी, सर्टन सेल्स एक्यूमुलेट ड्रॉपलेट्स ऑफ द फैट इन देयर साइटोप्लाज्म। कुछ सेल्स हैं जो फैट के ड्रॉपलेट्स को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं साइटोप्लाज्म में। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टिश्यूज़ हैं तो यहाँ पर ये फैट्स के ड्रॉपलेट्स हैं, अभी छोटे छोटे हैं तो यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। अब ये फैट ड्रॉपलेट्स ज्वाइन करके लार्ज ड्रॉपलेट्स बनाएंगे और अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा फैट का एक ड्रॉपलेट बन जाएगा जो साइटोप्लाज्म का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा कवर अप करेगा, न्यूक्लियस को और बाकी ऑर्गेनेली को एक साइड पे सेंड कर देगा, जिससे इस सेल की फंक्शनैलिटी इफेक्टेड होगी और प्रॉपरली फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म नहीं होंगे। As these droplets increase in size, then number, they join together to form one large globule of the fat in the middle of the cell। ये जो मैं अभी यहाँ पे बात बता चुका हूँ कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इनके काफ़ी ज़्यादा नंबर मिलते हैं तो एक बड़ा सा लार्ज ग्लोब्यूल बन जाता है फैट का सेल के मिडल के अंदर। फैट्स का सेल के मिडल के अंदर जब ये बन जाएगा एक बड़ा सा ड्रॉपलेट ग्लोब्यूल तो ये पुश करेगा, पुशिंग द साइटोप्लाज्म इनटू द थिन लेयर, तो ये साइटोप्लाज्म को एक साइड पे सेंड कर देगा, पुश करेगा, एंड द न्यूक्लियस टू द वन साइड, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को एक साइड पे सेंड कर देगा और सारी की सारी जगह खुद ऑक्यूपाई कर लेगा। ग्रुप्स ऑफ द फैट सेल्स फॉर्म एडिपोज टिश्यूज़। अब इस तरह के जो से ये सेल्स हैं ये कंबाइन होकर जो टिश्यूज़ बनाएंगे उनको हम बोलेंगे एडिपोज टिश्यूज़। सम पीपल नेवर सीम्स टू गेट फैट नो मैटर हाउ मच दे ईट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जितना मर्जी खाएं लेकिन वो ओबेस नहीं होते। उसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि उनकी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल एक्शंस हैं वो बहुत कंट्रोल्ड और बैलेंस होता है और ये डिटरमिन करती है उनकी हेरिडिटी। मीन्स कि अगर हेरिडिटी आपके जो पेरेंट्स हैं उनका हेरिडिटी ऐसा है कि वो ओबेस नहीं है, वो थिन है, नॉर्मल बॉडी का वेट मेंटेन करने वाले हैं, तो आप भी वैसे ही होंगे, नो मैटर कि आप कुछ ज़्यादा खाएँ या जो भी करें। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ओबेसिटी। अगर ओबेसिटी के हम साइड इफ़ेक्ट्स को देखें तो इसमें हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, स्टमक डिसऑर्डर्स, मीन्स कि ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा और उसकी वजह से हार्ट की डिजीज़ भी होंगी, और डायबिटीज़ मेलाइटिस वाली कंडीशन मीन्स के शुगर जिसको हम आम ज़ुबान में बोलते हैं वो भी होने के चांसेस हैं, और स्टमक और इंटेस्टाइन के तो डिसऑर्डर्स इसमें शामिल होंगे ही मस्ट। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट की तो मेंटेन बैलेंस वेट, बॉडी का जो बैलेंस वेट है उसको मेंटेन करें, बैलेंस डाइट को यूज़ करें, रेगुलर एक्सरसाइज भी करें, अवॉइड ओवर ईटिंग,
अवॉइड फास्ट फूड, अवॉइड स्मोकिंग। तो ये जो सी चीज़ें हैं इनसे आपने अवॉइड करना है, इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। एंड अवॉइड रेस्टिंग मोर देन बॉडी नीड्स, जितनी बॉडी को रेस्ट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली बॉडी को रेस्ट करवाएं, अदरवाइज़ बॉडी को जो फंक्शंस हैं, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करवाए जाएं। कॉन्टैक्ट विद डॉक्टर फॉर प्रॉपर गाइडलाइंस, और इसके लिए जो प्रॉपर गाइडलाइंस हैं वो डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहें आप, ताकि वो आपको टाइम बाय टाइम बताता रहे चीज़ों का कि किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ें मेंटेन करनी है। सो ये था आज का लेक्चर, होप सो कि अच्छा लगेगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स या हमारे पास लॉन्ग है उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जी, अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो इसकी डिफाइन कॉजेज, साइन, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट, ये सारे के सारे शॉर्ट में आ जाएंगे दोनों डिजीज़ के, और दोनों डिजीज़ एज अ होल एक लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।